वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। अपने साथ साथ अपने प्यारों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अपने वालिदैन भी हमारे हो सकते हैं, बहन भाई, और यहाँ तक के दोस्त भी हो सकते हैं। और दोस्तों की सोहबत हमारी ज़िंदगी पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे और उनका ख्याल रखें कि कोई किसी गलत काम में तो नहीं पड़ रहा या कोई गलत आदत तो नहीं अपना रहा। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि नेक लोगों की सोहबत में बैठो जहाँ से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि जब हवा फूलों में से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। तो बिल्कुल जनाब, इसी तरह दोस्त अच्छे हों या फिर बुरे हों, उनकी सोहबत हमारी ज़िंदगी पर वैसे ही असरात छोड़ती है। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत में बैठा करें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश किया करें ताकि हम वो अपनी ज़िंदगी में भी अमल दरामद उस पर कर सके। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आप लोगों को पता है कि सर्दी बढ़ती ही जा रही है और बहुत सारे लोगों को जो ये मौसम इसलिए भी पसंद होता है कि इस मौसम में खाने पीने के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है। हलवा जात खाए जाते हैं, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है जो हमें गर्म रखती हैं और जिसकी वजह से वजन में भी इजाफे का खदशा बढ़ जाता है। और मौसम सरमा में हमारी वैसे ही सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सर्दियों में क्योंकि सूरज देर से निकलता है और जल्द गरूब हो जाता है, तो इसकी वजह से दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो मुतासिर होते हैं। हम अक्सर वर्जिश भी नहीं करते हैं, इवन कि वॉक करना भी छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वज़न में इजाफा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर समेत कई ख़तरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। तो अक्सर लोग वज़न कम करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, लेकिन सर्दियों के गर्मा गर्म मज़ेदार पकवान उनकी राह में रुकावट भी बनते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मौसम सरमा में बहुत से फल भी मौजूद होते हैं, सब्जियां और खाने ऐसे भी दस्तयाब होते हैं जो कुदरती तौर पर भी वज़न कम करने के लिए जाने जाते हैं और इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं। तो ये ग़िज़ाएँ और ये फल कौन कौन से हो सकते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल हैं। ज़ैनब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, जिस तरह सर्दियों में ख़ुसूसन देखा जाता है कि हम बहुत सुस्त हो जाते हैं, ना कोई वॉक करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, और इवन के जो मिडिल एज के लोग होते हैं वो ज़्यादातर वज़न उनका बढ़ जाता है, इवन के तूंद भी निकल आती है और बड़ा डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो इसकी क्या बड़ी वजह है आपको लगती है कि खुराक का जो हम सही इंतखाब नहीं कर रहे होते या फिर जो हम बेतदाली के वक्त खा रहे होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी खुराक का जितना रोल है उतना ही साथ हमारे पानी का भी रोल प्ले करता है। प्रॉपर डाइट है हमारी, पानी भी। लेकिन सर्दियाँ आते ही हम पानी को बिल्कुल पीना छोड़ देते हैं, जो मोटापे का सबसे बड़ी वजह बनता है। क्यों बनता है ये हमें समझना बहुत मुश्किल लगता है और हम उसको नहीं समझ रहे कि मुझे प्यास नहीं लग रही तो मैं पानी क्यों पीऊं। लेकिन जैसे गर्मियों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमें सर्दियों में भी कम से कम 10 से 12 ग्लास ही पानी का इस्तेमाल करना है। जब ये मैं पेशेंट्स को कहती हूँ तो वो कहते हैं फिर हम वॉशरूम के बाहर ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब आप आदत बना लेंगे, आप 2 ग्लास से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, तो आप कभी भी ऐसे नहीं होंगे। आदत हो जाएगी, बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी। हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है। उनको काम करने के लिए बाकी ऑर्गन्स को, जैसे किडनीज हैं, हमारी लिवर है, इन सबको काम करने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम उसको पानी नहीं देते तो वो फैट एक्यूमुलेट करता है और बाय द एंड हम मोटे होते चले जाते हैं। उसके साथ दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं, चाय और कॉफी का इंटेक बहुत बढ़ा कर लेते हैं, जिसमें चीनी जो है वो भर भर के हम इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी कैलोरीज हमने बढ़ा ली हैं दूध से। जो कॉफी है उसको बहुत कम ले रहे हैं, पानी कम है, दूध बहुत ज्यादा है, जो हमारा बाय द एंड मोटापा कॉज कर रहा था। उसके ऊपर से चीनी जो थी वो और हमें मजे दे रही थी, पानी हम वैसे नहीं पी रहे थे। तीसरी जो गलती सबसे बड़ी इसके साथ आती है वो ये आती है, हमें अपने कंबल में, रजाई में बैठ के ड्राई फ्रूट खाना बहुत पसंद है। साथ अपना फेवरेट शो लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि हमने कितना खा लिया है। इसकी एग्जाम्पल हमेशा मैंने यही दी है कि सबसे पहले उसको एक पोर्शन में निकाल लें, प्लेट में काउंट करें कि आप कितने नट्स खा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप जो है वो बदतदाली कर ही ना सके, ज्यादती की तरफ जा ही ना सके। चौथी गलती जो आती है
वो आती है फास्ट फूड का इस्तेमाल। वॉक हम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये पहली 3 गलतियों के साथ हम उसी क्विल्ट में बैठ के जहाँ हमने नट्स खाए थे वहीं हम खाना भी खा रहे हैं। रात को मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं हमें भूख लग रही है, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं और चीज लगता है उन्हें। हाँ, एग्जैक्टली चीज और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा अमाउंट में जो इस्तेमाल है वो बॉडी में लेके जाते हैं। उसके बाद वहीं बैठे रहते हैं, फैट्स जो हैं वो जुड़ते हैं बॉडी में और बाय द एंड मोटापा और तोंद हमारी निकलती है, जिसको हम सबसे बुरा लग रहा होता है हमारी बॉडी का पार्ट। और इसके साथ सर्दियों का एक और भी फायदा लोग उठाते हैं कि ऊपर कोट्स जैकेट आ जाते हैं, बल्जेस छुप जाते हैं। वो अपने बल छुपाने के लिए बलों वाले पराठे खाते रहते हैं कि हम वो इंजॉय कर लें, ये हम फिर कम कर लेंगे। और दूसरा, इतना सब कुछ हम खा रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें भी और दूसरी चीज़ें भी खा रहे होते हैं, और वर्जिश हम लोग कर नहीं रहे होते, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो गया होता है, स्लो हो गया होता है। तो हमें बताइए कि ऐसी फिर हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। इवन के फल बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं, मौसमी फल, उनमें हमें बताइए कौन से फल खाने चाहिए जो हमें मोटा होने से भी बचाएं और हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी फास्ट हो। मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा फ्रूट जो मार्केट में इस टाइम है वो है ऑरेंजेस। ठीक है। उनकी सारी की सारी टाइप्स, इनमें विटामिन सी की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम विटामिन सी का इस्तेमाल देखें तो बॉडी में जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी जो बीमारी कॉज करने वाला मादा है, जो कैंसर भी कॉज करता है, उससे हमें बचाता है। हमारी सेहत का राज जो है वो कहीं ना कहीं विटामिन सी हो रहा होता है। हमने कोविड में बहुत ज्यादा विटामिन सी यूज किया, उसकी अफादियत हमें पता चली, लेकिन जैसे ही कोविड थोड़ा कम हुआ हमने उसका इंटेक बिल्कुल छोड़ दिया। इसीलिए विटामिन सी का इंटेक जो है वो ऑरेंजेस से भी करें, और उसके साथ साथ जितने फ्रूट मार्केट में आते हैं सबका इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना। हम जैसे मैंने कहा मीठा खा रहे हैं, लोग चाय की चीनी पे जो है वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जहां उनको कहा जाएगा कि आप शुगर केन का इस्तेमाल करें तो वो कहेंगे नहीं वो तो बहुत मीठा होता है, वो नेचुरल स्वीटनर है, उसका इंतखाब नहीं करेंगे, उस तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके साथ मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए हमारी ग्रीन टी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन दिन में 2 कप से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। उसके साथ चिया सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इस्तेमाल करेंगे, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे घरों में जो है ना वो हलवा जात और दालें बहुत ज्यादा बन रही होती हैं जिनमें ऑयल बहुत ज्यादा है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 1 से 2 मैक्सिमम जो है, लाइक इतना पोर्शन जो है वो मोर देन इनफ है, चाहे वो हलवे का है चाहे वो किसी भी चीज का है। और फ्रूट्स जो हैं जैसे ही सीजन चेंज हो अपनी आदतों को चेंज करके आगे चले जाना चाहिए। जैसे मौसमी थे, मौसमी खत्म हो रहे हैं, आगे किन्नू और वो आएंगे, फ्रूटर आएंगे, उसकी तरफ चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक चीज शुरू की, उसका मजा आने लग गया, उसी को लेके चलते हैं, उसी को हम लोग प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। उसके साथ ऑरेंजेस में भी जो गलती हम ये करते हैं, उसका जूस का इस्तेमाल करते हैं। एक टाइम पे अगर हम ऑरेंज खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 का इस्तेमाल हम कर लेंगे, लेकिन जब हम जूस का इस्तेमाल करते हैं, एक जूस बनाने के लिए, ऑरेंज जूस का ग्लास बनाने के लिए हमें तकरीबन 6 से 7 ऑरेंजेस दरकार होते हैं, और उसके ऊपर से फिर हमने उसमें नमक भी डालना है, काली मिर्च भी डालनी है, अपनी मर्जी का उसको टेस्ट देके पीना है। वो शुगर का क्या उसकी अफादियत कम कर देती हैं ये चीजें जब हम एडिशनल ऐड ऑन कर रहे होते हैं? बेसिकली जो फाइबर कंटेंट है जूस में वो खत्म हो जाता है। ठीक है। हम सिर्फ शुगर्स अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज में फॉल कर रहे हैं, उनके शुगर लेवल बड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जूसेस को अवॉइड करना चाहिए। आप एक टाइम पे जितना होल फ्रूट खा सकते हैं वो खा लें, वो खाएं। और दूसरा, हमें ज़ैनब बताइए कि इस मौसम में फिर हम लोग कहवे कौन कौन से पी सकते हैं जिनसे हमारा जो एक तो मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो, दूसरा हमारी जो है मोटापा भी ना हो। सबसे पहली जो और मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो दालचीनी का काम। ठीक है। पानी गर्म करें, उसमें 1 इंच दालचीनी डालें, उसको कवर करें, लेकिन कुक नहीं करना। पानी गर्म पहले करने के बाद उसमें दालचीनी डालें, चूल्हा बंद करके, और उसका फ्लेम उसमें जो है वो उसके जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो उसमें बन जाएंगे। कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, आप खुद देखेंगे। अदरक वाली चाय मोस्ट फेवरेट, इम्यूनिटी बूस्टर है, बीमारियों से बचाता है, सबसे ज्यादा कील मुहासों से हमें जो है ना वो प्रिवेंट करता है, जो हमारी स्किन है उसको इनहेंस करता है, ग्लो देता है। ठीक है। उसके साथ जीरे वाले पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉफी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, वही मेरी पहली बात, पानी का इंटेक ज्यादा करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें डायूरेटिक भी होती हैं। हमारा यूरिनी जो वो ट्रैक है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बॉडी को
पानी की जरूरत है अपने काम करने के लिए, इसलिए पानी प्रॉपर देंगे। ये जो है वो सारे कहवे पिएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन दिन में मैक्सिमम 1 से 2 कप पिएंगे। हम असल में करते ये हैं, बहुत सारा खाना खाया, उसके बाद बैठ गए कि हमने ये चाय कॉफी या जो भी हम ग्रीन टी पी रहे हैं ये हमारा वजन कम कर देगी। वजन कम होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन में 10 कप पिए और ये कहें कि मैं 2 किलो गोश्त खाऊं उसके बाद मैं कहवा पी लूंगा या मैं ग्रीन टी पी लूंगा तो मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, आपको साथ साथ एक्सरसाइज करने की भी जरूरत होती है। दूसरा ज़ैनब, बहुत से लोग हैं जो एप्पल साइडर विनेगर भी पीते हैं ताकि उनका जो वजन है वो कंट्रोल रहे, तो हमें उस हवाले से भी बताइएगा कि इसको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और अगर एक दिन में हमने इसको पीना है तो हमें कितनी दफा पीना चाहिए? एप्पल साइडर विनेगर का सबसे पहले मैं नुकसान बता देती हूँ, उसके बाद जिसने यूज करना है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर का सबसे पहला नुकसान ये है कि टूथ इनेमल खराब करता है, जो हमारे दांतों की कवरिंग है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिट्रिक है, स्ट्रॉन्ग है, तो जाके डायरेक्टली अटैक करता है दांतों पे। ठीक है। उसका हल ये हम दे देते हैं कि आप स्ट्रॉ से इस्तेमाल कर लें, दांतों पे लगेगा ही नहीं, डायरेक्टली बॉडी में चला जाएगा। लेकिन दूसरा नुकसान इसका ये है, अल्सर्स प्रोड्यूस करता है। स्टमक की लाइनिंग जो है वो बहुत एसिडिक होती है, ये भी जाके एसिडिक अटैक करता है उस पे, और लाइंस जो है वो सुराख बना देती हैं जो अल्सर्स बन जाते हैं। इसका हल अगर इस्तेमाल करना कोई चाहता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि वेट लॉस जो है ना वो हेल्थ से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। आपका सैलेड का बाउल है, पूरे सैलेड के बाउल पे जो 200 ग्राम्स का ऑलमोस्ट होगा, उस पे आप हाफ टी स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें ये मसला कॉज नहीं होने देगा और वेट लॉस भी करेगा बाय द एंड। इसलिए हम एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ। लेकिन इसके ज्यादातर नुकसानात भी हैं और इसका अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से वो जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा, जनाब आजकल फिश का मौसम है, फिश के हवाले से हमें बताइए कि हमने अगर वो खानी है तो हमें कितनी क्वांटिटी में खानी है ताकि हमारा वजन भी ना बढ़े। फिश हमारा मोस्ट फेवरेट आप कह लें कि इस मौसम में बिल्कुल। सर्दियां आते ही हम इंतजार करते हैं, फ्रूट्स आएंगे सर्दियों के, फिश आएगी, फिश का बड़ा इत्तेमाम हम लोग करते हैं। फिश जो है वो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर खानी चाहिए। ठीक है। फिश हमारे लिए बहुत हेल्दी है, विटामिन डी का डायरेक्ट सोर्स है खाने में हमारे लिए, जो कि हम बहुत आसानी से, अफोर्डेबल भी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन उस विटामिन डी को बॉडी में लेके कैसे जाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिश के कुकिंग प्रोसेस पर ये डिपेंड करता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम फिश को किस तरह से खाते हैं? फ्राई करके। जब एक चीज फ्राई हो जाती है उसके अंदर कुछ नहीं बचता, न्यूट्रिएंट्स सारे बर्न आउट हो जाते हैं। फिश खाने का बेहतरीन तरीका है उसे बॉईल करके खाएं। बॉईल में मजा नहीं आता, स्टीम खाएं, ग्रिल्ड खाएं, बेक्ड खाएं। ये 4 तरीके हैं जो सबसे बेहतरीन है फिश खाने के लिए। और इसमें आप एक टाइम पे अगर वजन कम करने के लिए खा रहे हैं तो आप 200 से 300 ग्राम भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि वो वजन नहीं बढ़ने दे रही। इन चारों में अगर खाएंगे तो, लेकिन अगर हम फ्राइड की तरफ जाएंगे तो 100 ग्राम्स भी मोटा कर। बहुत से लोग हैं ज़ैनब जैसे वो उसको सालन में भी पका के खाते हैं, उसका क्या फायदा हो सकता है या उसको नुकसानदेह हो सकता है वो हमारी सेहत के लिए? सालन में हम उसको बना के खा सकते हैं, उसकी अफादियत बरकरार रहती है, लेकिन वही बात बनाया किस तरह गया है। उसको ओवर कुक तो नहीं हमने कर दिया। अगर आप सिंपल पानी में उसको कुक कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर से आप ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग जैसे हम करते हैं वो कर रहे हैं, तो ये मोस्ट हेल्दी वे है फिश को खाने का, जिसके साथ आप कार्बोहाइड्रेट रोटी का इंटेक भी कर लेते हैं और बाय द एंड जो फिश है वो भी आपकी बॉडी में जाके अपनी अफादियत जो है वो दे देती है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पैक करती है। आयरन, जिंक, कैल्शियम सबका बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल हम सर्दियों में सुनते हैं मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, आयरन बहुत अच्छा सोर्स है, जिसके बाय द एंड आप फिश खा रहे हैं, बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, जो डलनेस आ जाती है, जो डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में रहती है, वो फिश पूरा कर देती है। मतलब खानी है लेकिन एतदाल में रह के खानी है ताकि ज्यादती ना हो और आप मोटे ना हो और मोटे
हो जाएंगे तो आपको और भी बीमारियां जो है वो लाहक हो सकती हैं। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है। जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जितना आप एतदाल में रहकर खाएंगे, अपनी डाइट को बेहतर रखेंगे, आप ना तो मोटे होंगे और डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हम डाइट के हवाले से नहीं कहते, हम कहते हैं कि एक्सरसाइज भी करें ताकि आप फिट भी रहें और एक्टिव भी रहें। तो इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बहुत सी और बातें भी करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए दुनिया के सबसे कीमती असासे यानी वालिदैन के हवाले से। तो वालिदैन दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है और वालिदैन का एहतराम दुनिया के हर मजहब और मुआशरे में ज़रूरी करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नाफरमान और बदबख्त औलाद ऐसी भी होती हैं जो वालिदैन की नाफरमानी करती हैं और बाज़ औक़ात तो वालिदैन को घर से निकालने के भी बहुत सारे केसेस आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ अर्सा पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया था, जिसके तहत वालिदैन को घरों से निकालना काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के कानून की तशरीह कर दी है और हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म भी जारी करते हुए औलाद के वालिदैन को घर से निकालने के इक़दाम को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। और अदालती फैसले में कहा गया है कि औलाद किराए पे हो या फिर घर की मालिक हो, वालिदैन को घर से निकाल ले तो ये काबिल सजा जुर्म होगा, जबकि वालिदैन को औलाद को अपने घर से निकालने का हक हासिल है। तो ये कानून है क्या और वालिदैन इससे कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं और इस कानून के तहत कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हमना जैन है, माहिर कानून है। हमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमना, कुछ तो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से मैंने बता दी हैं कुछ चीज़ें और बाकी हमें आप डिटेल में बताइए इस ऑर्डिनेंस के हवाले से। दूसरा कि ये क्यों पेश आया, इसको क्यों लाने की ज़रूरत हमें पेश आई कि हम ये ऑर्डिनेंस लेकर आए? देखिए, ये प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस जो है इसी साल पास हुआ है, फेयरली न्यू है। इसका मेन मकसद और ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स जो वालिदैन हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे आपने कहा कि उनको प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी के ना उनके बच्चे उनको घर से उनको नहीं निकाल सकते, चाहे वो उनका अपना घर हो या चाहे वो बच्चों का घर हो। इसका मेन रीज़न ये था कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पेरेंट्स जो आपके वालिदैन आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ करते, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल्स करते और आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते, और वही बच्चे जब आप बड़े हो जाते तो वो पेरेंट्स जब वीक और वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं। इससे पहले ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है, इससे पहले कोई लॉ इस तरह का स्पेसिफिक नहीं था जिसके ऊपर पेरेंट्स को कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दी जाए। ये अभी आया और इसमें यह है कि पेरेंट्स चाहे वो उनका अपना घर हो, उनके नाम पे हो, या फिर उनके बच्चों के नाम पे हो, या फिर वो किराए पे रह रहे हो और किराए बेशक उनका बेटा या बेटी दे रहे हो, तो वो उसके ऊपर अप्लाई करता है। और इसमें बेसिकली इसके अंदर ना ही सिर्फ आपके बच्चे, ठीक है, बच्चों के स्पाउसेस। तो फॉर एग्जांपल मोस्टली बेटे रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो अगर तो स्पाउस बेटा है और उनकी वाइफ है वो निकाल देती हैं, या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अगर निकाल देते हैं, तो उन तीनों के ऊपर आइदर ऑफ द पार्टी पे सजा होगी और 1 साल की सजा। और इसमें कैद बामुशक्कत जो आपकी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है, क्योंकि लॉ में 2 तरह की सजाएं होती हैं, एक तो सिंपल इम्प्रिजमेंट और दूसरी रिग्रेस। ये बड़ी रिग्रेस सजा और अप टू 1 ईयर, और उसमें जुर्माना भी हो सकता है। सो बोथ। तो ये इस हवाले से ये, और क्या इससे पहले इस पे कोई काम नहीं हो रहा था? इससे पहले इस पे कोई स्पेसिफिक नहीं, इस्लामाबाद टेरिटरी के ऊपर बनी थी ये एक्ट, अप्लाई हो रही थी, लेकिन ये जो स्पेसिफिक आई है ये ऑल ओवर पाकिस्तान है। और उससे पहले अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को कोई निकाल दें बच्चे, तो वो फिर अनलॉफुल इविक्शन सिविल में रेमेडी चली जाती, सिविल मैटर था एक वो। इट वाज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द पेरेंट्स, ये स्पेसिफिकली फॉर द पेरेंट्स है। और इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर इनिशिएट हो जाता है कि आप एक फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स को बच्चों ने निकाला है, तो वो आप जाके पुलिस में अपने करीबी थाने में FIR दर्ज करवाते हैं और फिर एक पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो इस तरह उसमें स्टार्ट होती हैं।
और यहाँ तक कि इनफैक्ट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इसको एक हीनियस जो कहते हैं, बड़ा एक सीरियस क्राइम जुर्म करार कर दिया गया है। और उसमें पुलिस के पास पावर्स हैं कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उनको वारंट लेने की मजिस्ट्रेट से ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाके उस बच्चे को या उनकी स्पाउस को या ग्रैंड चिल्ड्रन को वो कर सकते हैं। और इसमें 18 साल से ऊपर होना चाहिए। सो जो डेफिनेशन इस लॉ के अंदर दी गई है वो है कि चाइल्ड शुड बी मोर 18+। तो 18 से कम मतलब इस तरह का कोई भी वाकया पेश आता है जो पेरेंट्स हैं वो जाके थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं और उनके खिलाफ जो है बच्चों के खिलाफ कार्रवाई बर वक्त होगी। बिल्कुल बर वक्त होगी और बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे कोई भी जो जुर्म होता है जिसमें जिनकी सजाएं होती हैं, उसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपने FIR दर्ज कराई, फिर एक जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉट हो जाता है, मुंतखब हो जाता है, फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर वो चालान सबमिट होता है। सो एक पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर उसमें एविडेंस पेश किया जाता है। सो ये इसमें एक पूरी क्रिमिनल कार्रवाई होती है इसके अंदर। तो क्या हम ना बहुत सारे ऐसे वाकयात आ रहे थे जिनकी बिना पर हमें ये ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा, और दूसरा जो वालिदैन को भी हक मिला है कि वो अपनी औलाद को घर से बाहर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखें ना रिसेंटली तो वही बात की बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हो रहे थे जिसमें मेंटेनेंस के ऊपर भी पेरेंट्स जो थे क्लेम कर रहे थे, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो नहीं कमा पा रहे, तो उनको मेंटेनेंस भी, लॉ में ये है कि उनको मेंटेनेंस भी दी जाए बच्चों की तरफ से। लेकिन ये स्पेसिफिकली रिलेटेड कि भैया आपने, अगर आप अपने घर में रह रहे हो, यहाँ तक कि इमोशनली भी पेरेंट्स कभी जिंदगी में अपने बच्चों की इमोशन आउट ऑफ इमोशंस घर और प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते हैं। और वो फिर जैसी नाम हो जाती है कुछ अरसे बाद बच्चे और उनकी या बीवियां या उनके जो भी, वो कहते हैं कि नहीं आप निकलो। और उसमें ईदी अभी ईदी पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस तरह के मैटर्स आए हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा। आप अगर डॉक्टर्स के पास जाके देखें, ये जो फिजिशियंस होते हैं, फैमिली फिजिशियन, साइकाइट्रिस्ट, उनके पास ये इसी तरह के बेचारे पेरेंट्स और शेल्टर होम्स में बहुत ज़्यादा हैं। ये तो एक वेस्टर्न कल्चर का एक रवाज है कि जी पेरेंट्स जैसे ही बड़े होते हैं तो वो उनको ओल्ड होम्स में उनको दाखिल कर दिया जाता है। बट यहाँ पर इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट हमारा मजहब भी ये बात इजाजत नहीं देता। वो कहते हैं कि पेरेंट्स को आप उफ भी ना करें। तो ये तो एक बहुत एक अजीब सी बात है, और हमने एक बड़ा अजीब कल्चर ले लिया है, और जिसकी वजह से जरूरत डेफिनेटली पड़ी थी। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा कानून है, एकदम उठाया गया है। और दूसरा मुझे हम ना ये बताइए कि अगर वालिदैन नोटिस ले लेते हैं कि हमने इन बच्चों को घर से निकाल दिया है, तो वो बच्चों पे कितने दिनों में वो घर छोड़ सकते हैं, और अगर वो घर नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है और कितनी सजा हो सकती है उनको? इसके अंदर ना वालिदैन को, अच्छा इसमें ये इंटरेस्टिंग बात कि एक तो वालिदैन को कोई नहीं निकाल सकता, और दूसरा ये कि वालिदैन का अगर अपना घर है, चाहे वो रेंट पे है या उनके नाम पे है, वो अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल के उन्होंने कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है, वो उनसे खुश नहीं है या उनको, तो वो वालिदैन उनको नोटिस पीरियड देगा, एक लीगल नोटिस देगा 7 दिन के अंदर अंदर। सो 7 डेज का एक नोटिस पीरियड जाता है। वो फिर वर्बली हो, तहरीरी हो, रिटन हो, उसमें वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। सो वो नोटिस जाएगा, बच्चे के पास 7 दिन होंगे, वो बच्चा जो है 7 दिन के अंदर अंदर उसने निकलना जरूरी है। अगर तो वो 7 दिन के अंदर नहीं निकलता तो उसमें भी 1 महीने की सजा उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर जो नहीं इस पे वो कर रहा, एक्शन ले रहा, वो नहीं निकल रहा, उसको महीने की सजा और 50,000 रुपीज जो 50,000 जुर्माना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो तो एक सजा के साथ पैरेलल में ये है कि वो नहीं लीगल नोटिस के बावजूद 7 दिन में निकलता, तो डेप्यूटी कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है इस लॉ के तहत कि जो डेप्यूटी कमिश्नर आपका डिस्ट्रिक्ट जो घर है, जिस एरिया में डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट का डेप्यूटी कमिश्नर 7 से 14 दिन के अंदर इसी ऑर्डर लीगल नोटिस के जो फेवर में कार्रवाई लेगा, और वो कहेगा कि जी आप इविक्ट, आप घर आप निकलें। और अगर वो भी नहीं लेता तो उसके बावजूद उन्होंने पुलिस को ये इख्तियार दिए हैं, जो आपका ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन का होता है, जो SHO होते हैं, वो फिर इस पे कार्रवाई ले सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं उस ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए कि जी आप घर से निकलें, आपको ये एक नोटिस पीरियड दिया है और आप इस पे इमीडिएट एक्शन लें। सो 7 से 14 दिन के अंदर अंदर एक ये टोटल इसमें कार्रवाई ली जा सकती है। ठीक है। और इस कानून के तहत अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुए हैं? देखिए इससे पहले, क्योंकि ये तो अभी इसी साल पास हुआ है मई में, तो इससे पहले बिल्कुल बहुत ज्यादा आ रहे थे, जिसके अंदर कानून जो था वो हम सिविल में चले जाते थे। सिविल के अंदर रेमेडी उसमें था कि जी अनलॉफुल एविक्शन के अंदर वो एक ब्रॉड एक था लॉ, जिसके अंदर ये नहीं था कि स्पेसिफिकली ये कि जी पेरेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होगा। उसमें बड़ी टाइम भी लगता था, देर लगती थी, लेकिन बिल्कुल मुकदमा आ रहे हैं
और अब क्योंकि मुकदमात इस साल से ऑनवर्ड जो हैं वो इस लॉ के अंडर ही चलेंगे, इसके अंदर इन्होंने बेसिकली कुछ क्योंकि ये बहुत छोटा कानून है तो इसके अंदर इन्होंने टाइम पीरियड, टाइम लिमिटेशंस नहीं दी हैं, जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स एक ओल्ड एज में जाए, वो FIR दर्ज करवा रहा है, एक कानूनी कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके एविडेंस लिए जा रहे हैं, ट्रायल हो रहा है। सो आई थिंक कि इसके अंदर एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी होनी चाहिए थी कि टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए थी। जैसे लॉ में बहुत सारी इस तरह के केसेस होते हैं जो समरी प्रोसीडिंग्स 6 महीने के अंदर अंदर क्लोज करने का उनको हुक्म होता है कि जी 6 मंथ्स के अंदर क्लोज करें। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन या प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया गया है। मतलब कोई टाइम टेबल नहीं बताया गया, कोई टाइम नहीं दिया गया, अलॉट नहीं किया गया कि इतने स्पेसिफिकली टाइम में हम लोगों ने इसको निपटाना है। जी, तो क्या पहले भी इसी तरह होता था? पहले तो देखिए बहुत हमारे क्योंकि केसेस जो हैं बहुत टाइम ले लेते हैं। ये तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है अनलॉफुल इविक्शन में तो सालों साल तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उसके ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है इतनी अच्छी तरीके से। बहुत सारे कानून हमारे, फॉर एग्जांपल ये तो पेरेंट्स के ऊपर है, औरतों के इतने कानून है, इनहेरिटेंस के ऊपर, बिल्कुल आपके रेप के ऊपर, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, हरासमेंट के ऊपर, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत देर होती है या फिर वो कभी कभी नहीं उस तरीके से प्रॉपरली होती, जिसकी वजह से वो दोनों जो पार्टी विक्टिम होता है वो खुद भी थक जाता है, वो कहता है मैं विड्रॉ कर देता हूँ। सो ये एक चीज़ है, लेकिन इसमें प्रॉबेबली बिकॉज ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव है पेरेंट्स के ऊपर, सो आई थिंक कि होपफुली एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, सो होपफुली इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी, मतलब जो लूप होल्स थोड़े बहुत रह गए हैं उसको भी फिल करने की जरूरत है। इसमें बिल्कुल जरूरत है, और इसमें बल्कि इनको चाहिए कि टाइम पीरियड दें कि भाई देखिए आपका एक बुढ़ा बंदा जा रहा है FIR दर्ज करने, उसको मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। इसको मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि इसको समरी प्रोसीडिंग से कि क्विकली इसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, और इसको जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए पेरेंट कहाँ भटकता रहेगा। दूसरा देखिए, अगर क्योंकि थाने के चक्कर लगाना भी कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल, इस लॉ को बेसिकली क्रिमिनल के अंदर जो है ये इन्होंने करार दे दिया गया। पहले सिविल में मैटर्स जाते थे, अब ये पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक ये जुर्म है एक तरह से, और ये एक कुछ अच्छी चीजें भी हैं इसमें, कुछ बुरी चीजें भी हैं। बुरी ये कि टाइम लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है हमना कि ये जो जुर्म करार दिया गया है तो इसकी करार वाकई सजा मिलेगी लोगों को, जिसकी वजह से एक एग्जाम्पल सेट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मिलेगी। 1 साल की जो रिगरस इम्प्रिजमेंट, रिगरस जो सजा है कैद बामुशक्कत, उसके अंदर उन्होंने दे दी है। उसके अंदर तो कैद बामुशक्कत में तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है कि जो है आप खतरनाक से खतरनाक सजा दे दी जाती है। इसमें बिल्कुल देखिए, अगर कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक से हो तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और उसमें जुर्माना भी होता है। देखिए लोग डरेंगे, कानून नहीं था तो लोगों में ये, बच्चों में ये डर नहीं था। उनकी वाइफ्स जो थी, बीवियां बहुत ज्यादा इस तरह की लड़ाई झगड़े करके पेरेंट्स को निकाल देती थी, डर होगा। इनफैक्ट अगर इसमें अभी तो कोई जजमेंट इस स्पेसिफिक लॉ पे नहीं आई है, जब ये जजमेंट्स आएंगी तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, प्रेसिडेंट सेट होगा, और लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं तो कहती हूँ अगर 90% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, 10% हो रही है, एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको डर होगा। एक डर होना भी बहुत जरूरी है, कानून की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिस्टर हमना जैन, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद थी। हमना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से आपने हमें डिटेल में बताया है कि ये नया ऑर्डिनेंस जो आया है कि वालिदैन को औलाद अपने घर से नहीं निकाल सकती है, उनको ये हक नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ वालिदैन को ये हक है कि वो औलाद को घर से निकाल सकते हैं अगर वो उनसे बदतमीजी करें या कोई भी नारवा सलूक किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की भी बहुत सी चीज़ें जो है वो इस हवाले से क्लियर हो गई होंगी। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जो हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसके एक के बाद दूसरी किस्म ने सारी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। और कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया में फैल रही है। और लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में भी ओमिक्रॉन के कई केसेस की तस्दीक हो चुकी है और ओवरऑल देखा जाए तो कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही थी। और गुज़श्ता रोज भी लाहौर में मूजी वायरस से एक हलाकत
जबकि 50 केसेस रिपोर्ट हुए थे और जिसके बाद कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 4,44,680 हो गई है। लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। अभी भी सूबे भर के अस्पतालों में 2,601 मरीज जेर इलाज हैं इस वक्त, और कोरोना वायरस अब तक 13,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की जान भी ले चुका है। तो कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ये कितनी खतरनाक है और पाकिस्तान इस हवाले से कितना तैयार है इससे मुकाबला करने के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम है, कोऑर्डिनेटर हैं इनसे ज्यादा कोरोना एंड डेंगू प्रोग्राम के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अलग शुक्र है सर सबसे पहले तो हमें बताइए लाहौर में ओमिक्रॉन के जो कितने केसेस की तस्दीक हो चुकी है, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है या मकामी सतह पर ये वायरस जो अभी भी पनप रहा है? अभी तक लाहौर में 12 केसेस में तस्दीक हुई है और ये केसेस बेसिकली या जोहर टाउन से हैं या डिफेंस के इलाके से। ठीक है। और अभी तक इन पेशेंट्स में ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं मिली कि इन्होंने के बाहर ट्रैवल किया हो। एक या दो पेशेंट में हुआ है कि इन्होंने कराची ट्रैवल किया था। ठीक है। अब इन तमाम पेशेंट्स को होम आइसोलेशन कर दिया गया है और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ी विगरसली की जा रही है ताकि पता चले कि किन किन लोगों से ये मिले हैं, ताकि उनको भी टेस्ट कर लिया जाए और उनको भी अगर खुदा ना खाता पॉजिटिव होते हैं तो आइसोलेट कर दिया जाए। तो क्या ये एक ही खानदान के लोग हैं या डिफरेंट फैमिली से? डिफरेंट फैमिली जी। ठीक है। और इनके अभी तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब लाहौर में ओमिक्रॉन आ चुका है? लाहौर में ओमिक्रॉन जी बिल्कुल कराची में पहला किया था, आपको पता है, जैसे कराची में हुआ था पाकिस्तान में आ चुका है। तो प्रोबेबली ये ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर से ही ये स्प्रेड हुआ है। तो हमें बताइए कि इंतजामी तौर पर क्या क्या इस वक्त हमें फिर इकदाम उठाने की जरूरत है या उठाए जा रहे हैं कि इससे हम लोग निपट सकें ये ओमिक्रॉन से? जी देखें, आज भी सुबह डायरेक्शन सेक्रेटरी हेल्थ ने सारे प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आज दोबारा इशू कर दिए हैं कि अपना जो स्केल अप प्रोग्राम है, रैंप अप प्रोग्राम है, जो पिछली वेव में था उसको इन प्लेस ही रखें। वो है इन प्लेस। अच्छा। हर हॉस्पिटल में। ठीक है। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्शन दे दी गई हैं, पहले भी दी थी, आज सुबह दोबारा सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने दी हैं कि उनको बिल्कुल रेड अलर्ट रखें कि अगर खुदा न खाता केसेस एकदम तेजी से बढ़ना शुरू कर दें तो हमें कोई बेड्स की कमी ना हो। हमारे पास तकरीबन पूरे पंजाब में 5,500 बेड एलोकेटेड हैं। सिर्फ लाहौर में ही 3,000 से ज़्यादा बेड एलोकेटेड है। वो के अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त टोटल लाहौर में 76 केसेस हैं और उनमें वो भी हैं 26 जो हैं वो प्रोबेबल हैं, वो क्या नाम उसका 26 जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, 50 जो है आईसीयू में हैं। तो 76 केसेस हैं टोटल लाहौर में इस वक्त। और ऑक्यूपेंसी रेट जो इस वक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट की है वो 9% है और आईसीयू बेड की 11.2% है। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 90% से ज़्यादा बेड खाली पड़े हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, अद्वियात के हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्स के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल के रोस्टर, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो हमें अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका हो गया ये हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिले, लेकिन हमारी तैयारी हुकूमत की पूरी है। लेकिन माहिरीन सेहत कह रहे हैं कि फरवरी में हम इसकी 5वीं लहर देखने का खदशा है, 5वीं लहर आ सकती है कोरोना की। तो क्या उस हवाले से हम लोग तैयार हैं? देखें, लहर तो आती रहेंगी। अच्छा। ये हर साल फ्लू भी आता है, लेकिन आप क्या इस पे कहते हैं आ सकती है 5वीं लहर? बिल्कुल। देखें, अभी 2025 तक ध्यान में रखें कि ये आती रहेगी, लेकिन मकसद मसला ये है कि ये जितनी मर्जी ले 100 वेव्स आ जाए। ओके। वैक्सीनेशन अगर हमने करवा ली है तो हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। आप देखें, डेल्टा जो वेरिएंट था उसमें 95% वो लोग मुतासर हुए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी और वो ही क्रिटिकल स्टेज पर गए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। और ये जो वेरिएंट है ये इसमें 32 म्यूटेशंस हैं। ठीक है। और ये इतना अग्रेसिव नहीं है उन पेशेंट के लिए खास तौर पर जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हमें ये बताइए कि ये कितना डिफरेंट है और कितना खतरनाक है अगर डेल्टा का और ओमिक्रॉन का देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो कितना मुख्तलिफ है उससे? देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कोविड वायरस खतरनाक है। ठीक है। उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है उनको जो सा मर्जी वेरिएंट हो वो माइल्ड टू मॉडरेट नेचर ऑफ द डिजीज तक लेके जाएगा, उसे खतरनाक स्टेज पर नहीं लेके जाएगा।
जहाँ तक इस वेरिएंट का ताल्लुक है ओमिक्रॉन का, इसमें 32 म्यूटेशन है, जबकि डेल्टा में 12 म्यूटेशन थी। ठीक है, मतलब ये उससे 2 गुना ज्यादा जी। है। और वो बड़ा बहुत ही अग्रेसिव किस्म का वायरस था, बड़ा उसके लिथल फेटल किस्म का वायरस था। उस जिसको भी हुआ उसने पेशेंट को आईसीयू तक पहुंचाया, ओके, या हाई डिपेंडेंसी यूनिट तक पहुंचाया। लेकिन वो सब तमाम के तमाम बच गए लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई थी। थी। अगर उनको हुआ भी तो वो माइल्ड फॉर्म में हुआ। अस्पतालों में, आईसीयू में और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 95% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। ठीक है। अब ये जो वेरिएंट है इसमें 32 म्यूटेशन है। कहते हैं कि ये इतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन अच्छा। इसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो सकता है। कितनी जल्दी, मतलब कितना टाइम लगता है इसको स्प्रेड होने में? स्प्रेड मीन कि ये अगर हम एसओपीज अमल ना करें तो ये इस मतलब इस कमरे में अगर हम एसओपीज अमल ना करें या बाहर किसी जगह पर खड़े हैं, मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें, तो ये बड़ी तेजी से हवा में काफ़ी देर तक मुअल्लक रहेगा और बड़ी तेजी से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। जबकि क्या नाम उसका डेल्टा वायरस में इतना स्प्रेड तेज नहीं था, वो अग्रेसिव था, स्प्रेड नहीं था इतना ज़्यादा। ये अग्रेसिव कम है उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, लेकिन स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। तो कितना वक्त लगता है कि एक अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो ये तशखीस करने के हवाले से कि इसको डेल्टा वेरिएंट है या फिर ये ओमिक्रॉन है? वो तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है ना जी। पीसीआर जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है हमारे पास पीसीआर किट्स भी मौजूद नहीं है जिनसे शनाख्त हो सके कि ओमिक्रॉन की। नहीं, वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, वो तो मौजूद है, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो की गई है तो पता चला ये ओमिक्रॉन वायरस है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें फिर कितना टाइम लगता है कि कह रहे हैं ना कि इसमें टाइम लग जाता है? टाइम किस चीज़ में? ये जेनेटिक्स उसमें नहीं, आप मतलब आप जो एक मशीन है करना है इन आवर्स, एक दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है जेनेटिक सीक्वेंसिंग की। उसमें कोई बहुत लंबा टाइम तो नहीं, सिर्फ फैसिलिटी और वो उसकी प्रॉपर किट अवेलेबल होनी चाहिए, वो वहाँ पर मौजूद है। डेल्टा वेरिएंट भी पाकिस्तान में जेनेटिक सीक्वेंसिंग से ही डिटेक्ट हुआ। इसी तरह ओमिक्रॉन भी जब 12 केस जो लाहौर में या कराची में हुए, वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग से ही पता चला है कि ये डेल्टा से या ये ओमिक्रॉन है। दूसरा मुझे बताइए कि क्या इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी एक जैसे हैं या डिफरेंट इसमें कुछ नजर आया हमें? इसमें ये भी कहा जाता है कि सिम्टम भी नहीं होते। ये बड़ा ओमिक्रॉन के बड़ा क्या नाम है इसका, ये साइलेंट किस्म का, जिस तरह एक साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता, दैट हाँ तो डायबिटिक पेशेंट में पता नहीं चलता हार्ट अटैक हो गया है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं आता। ठीक है। तो उसमें कुछ पेशेंट में देखा गया उनको सिम्टम भी कोई नहीं थे। अच्छा। बट जब उनको एंडेड अप इन हॉस्पिटल तो उसमें उनको एक्सरे किया गया तो बहुत ज्यादा उनके लंग अफेक्टेड थे। तो इसके इनिशियल कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो हम देख सिम्टम जो कॉमन सिम्टम जिस तरह बाकी कोविड के वो तो हैं, खांसी, ओके, खुश खांसी और क्या नाम इसका बुखार। क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने डेल्टा में देखा कि बहुत तेज बुखार हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये डेल्टा है, तो इसमें इस तरह इसमें ज्यादा खुश खांसी और अगर बहुत ज्यादा लंग जब मुतासर हो जाए तो फिर सांस का चढ़ना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी ये सिम्टम्स फिर भी उनको ओमिक्रॉन है। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने चाइनीज वैक्सीन लगवाई है, इस हवाले से बताइए, ये इस वेरिएंट खासतौर पर ओमिक्रॉन के लिए इफेक्टिव है? अभी तक तो इफेक्टिव है जी। अब डेल्टा वेरिएंट के लिए भी इफेक्टिव थी तो उतना, मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने भी चाइनीज वैक्सीन लगवाई थी, मुझे भी कोविड हुआ, लेकिन चाइनीज वैक्सीन की वजह से मैं बचा। उसने मुझे ऐसी स्टेज पर नहीं जाने दिया, अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ना खाता कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन बड़ी इफेक्टिव थी। डेल्टा के अगेंस्ट अगर इफेक्टिव थी तो मेरे हिसाब से जो ओमिक्रॉन के लिए हर सूरत में इफेक्टिव। लेकिन अभी भी बहुत से जो एडल्ट्स हैं, अगर एडल्ट रेशियो देखी जाए तो बहुत से लाहौर की ही तो अभी भी लोगों ने नहीं लगवाई हुई है वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ। तो 40% जो लोग हैं अभी भी रहते हैं लगवाने वाले। कैंपेन बड़ी अग्रेसिव हो रही है, रेड कैंपेन जो रीच एवरी डोर, बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चल रही है। अब इस वक्त महकमा सेहत की टीम घरों घरों में जा रही है और जो अस्पतालों के अंदर अटेंडेंट्स को नहीं जाया जा रहा जब तक उनको वैक्सीनेशन नहीं है, और ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। अच्छा। तो बड़े अग्रेसिव किस्म के स्टेप्स हुकूमत ने लिए हैं और परसेंटेज बहुत अच्छी होती जा रही है वैक्सीनेटेड लोग लोगों ताउन कर रहे हैं जो डोर टू डोर जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, या वैसे लोग आ रहे हैं? जी,
वैसे लोग आ रहे हैं जी, वैक्सीनेशन बिल्कुल, कराने और बिल्कुल। ताउन कर रहे देखिए हैं अब आप तो लोगों के तकरीबन साथ? हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद है और जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में भी बाकायदा से लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कब तक इससे हम लोग जान छुड़वा सकते हैं या अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जान छुड़वाना और एक महफूज होना। जान तो मैं समझता हूँ कि शायद अगले 3-4 साल ना छूटे, अच्छा। लेकिन महफूज हो जाएंगे अगर हम वैक्सीनेट हो जाएं तब। 2/3 जो कम्युनिटी जब वैक्सीनेट हो जाती है तो उसके बाद वो ख़तरा नहीं रहता कि अगर बीमारी आ भी जाए तो बहुत लोगों को बड़ा शिद्दत से मुतासर करेगी। लेकिन क्या आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन जैसे पहले भी हम लोग देखते रहे हैं, इस तरह की कोई नौबत तो नहीं आएगी लगाने के हवाले अभी से? तक तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर लोगों ने SOP पर अमल ना किया, खासतौर पर मास्क पहनने अभी तो शुरू सर ना किया, आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा, हमने भी देखा है कि मास्क हर किसी ने उतार दिया हुआ है। बिल्कुल, तो ये बेसिकली हम पर डिपेंड करता है। अगर अभी भी हम मास्क पहनना शुरू कर दें, उसको ना उतारें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तेजी से स्प्रेड करेगा। सिर्फ एक चीज़ है, मास्क और मास्क पहने, यकीन करें ये स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा बूस्टर शॉट्स के हवाले से हमें बताइएगा कि वो कौन सी उम्र से लगाना शुरू, मतलब अभी किनको लगवाने शुरू कर देनी चाहिए? बूस्टर हर उस शख्स ने जिसने पहले 2 डोजेज लगवाई हैं, पहली वैक्सीनेशन मुकम्मल कराई है, ठीक है, और उसको 6 महीने हो चुके हैं, वो अपनी बूस्टर डोज लगवा लें। ठीक है, 6 महीने जिनको हो चुके हैं अपनी पहली डोज, दोनों डोज लगवाते हुए, जी वो अब वो बूस्टर शॉट्स की तरफ जा सकते हैं। तो फिर लगवा उनको बूस्टर शॉट्स किस तरह, कौन सी वाली वैक्सीन की लगेगी? जो बूस्टर पहले शॉट- उनको लगी है वो वाली या कोई और लगेगी? देखिए ऑप्शन है, वो भी लगवा सकते हैं। अगर आप दूसरी फाइजर या मैटरनल लगवाना चाहते हैं वो भी लगवा सकते हैं। खासतौर पर जो ट्रैवलर्स है ना, वो तो जिन्होंने बाहर जाना है वो तो वही लगवाते हैं जो बाहर एक्सेप्ट होती है। वैसे तो अब ये चाइनीज वैक्सीन भी तकरीबन हर जगह एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई है, लेकिन प्रेफरेबली वो फाइजर को कहते हैं कि फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन लग जाए तो जब वो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में जाएं तो वो वहाँ पर वो एक्सेप्ट है। नहीं, मतलब अगर जिन्होंने जिनको लगी है चाइनीज, अब मुझे जैसे साइनोवैक लगी है तो मुझे बूस्टर शॉट्स भी जो है वो साइनोवैक की ही लगेगी या मिक्स एंड मैच हो जाएगा? मिक्स एंड मैच की भी इजाजत है। और अब कई उसका कोई खतरा तो नहीं है? जो लिटरेचर वो कहता है कि कॉकटेल जो वैक्सीनेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, यानी पहले एक लगवाई है बाद में दूसरी लगवाएं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं कि जो आपने पहले लगवाई है आप वही दोबारा लगवाएं या आप दूसरी वैरायटी की तरफ भी जा सकती हैं। दोनों ही इक्वली मेरे हिसाब से इफेक्टिव है। ठीक है। और दूसरा सर, जैसे आप कोऑर्डिनेटर हैं इनसे ज़्यादा डेंगू के भी, उसकी बात कर लेते हैं, वो भी उसके भी केसेस कम होने आ रहे हैं लेकिन ख़तरा अभी भी मौजूद है। तो हमें उस हवाले से बताइएगा कि जिनको ऑलरेडी अगर डेंगू हो चुका है, इम्यूनिटी लेवल उनका लो है, और अगर उन्हें कोरोना हो जाता है और ये नई किस्म ओमिक्रॉन हो जाता है तो वो उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए पहले भी डेल्टा जब वेरिएंट आया था तब भी हमारे पास कई केसेस थे जिनको डेंगू भी था, साथ कोविड भी हो गया था। तो इनको रखना हमें कोविड वार्ड में ही है, लेकिन इनको अद्वियात बड़ी एहतियात से देनी पड़ती हैं। बाद अद्वियात जो हम कोविड में देते हैं वो टोटली कंट्राइंडिकेटेड होती हैं डेंगू में, तो इसलिए बड़ा उनको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतयाब हो गए, जिनको कोविड भी था डेंगू भी हो गया, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। वो घर में रह के इलाज नहीं हो सकता, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और शफा मिल जाती है अल्लाह की तरफ से, और लेकिन बड़ी एहतियात करनी पड़ती है ताकि मैंने जैसे बताया ना, मतलब एक बार नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो हम एंटीबायोटिक्स हैं, फर्ज करें एंटीबायोटिक्स हम उन एक बीमारी में देते हैं दूसरी बीमारी में नहीं देते। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो हम एक बीमारी में देते हैं लेकिन डेंगू में बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है। तो इसलिए बड़ा क्लोजली उनको मॉनिटर करके हो जाते हैं, हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे केसेस आए भी हैं हमारे पास डेल्टा में, और वो अब शिफायाब भी हो चुके हैं। ठीक है जी, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर हैं इंसदाद डेंगू एंड कोरोना प्रोग्राम के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और कोरोना के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी तेज़ी के साथ फैल रहा है, और एक ही इसकी एहतियात है कि आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। और हम भी देख रहे हैं और आप लोग भी देखते होंगे आसपास के बहुत से लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है।
तो उनसे भी हमारी अपील है, और आप लोगों के भी इर्द गिर्द जो लोग हैं जो नहीं पहन रहे हैं, आप भी उनको बताइए कि इससे अगर हम लोगों ने मुकाबला करना है, निमटना है, तो एहतियात हम लोगों ने खुद ही करनी है और वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। जनाब, यहीं पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने कुछ बात करनी है सुर और संगीत के हवाले से। तो जितना स्ट्रेसफुल आजकल आप लोगों को पता है हमारा इर्द गिर्द का माहौल हुआ है, तो इसमें सबसे जो हमारी कोशिश होती है कि हर कोई अपना जो दिन का आगाज़ है बड़े अच्छे तरीके से करें या उनका मूड जो है वो खुशगवार हो। तो मेरे ख्याल से मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग अच्छे तरीके से इंटरटेन भी हो सकते हैं और अपना मूड भी ठीक कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज हमने सुर और संगीत का तड़का लगाना है अपने शो में, ताकि आप लोगों का जो सुबह सुबह का वक्त है वो भी अच्छा गुजर जाए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उस्मान इस्माइल हैं, जो सिंगर हैं, यंगस्टर हैं। दूसरा है मिर्ज़ा यासिर हमारे साथ मौजूद है, जो गिटारिस्ट हैं। तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनकी जर्नी के बारे में उनसे जानेंगे और कुछ उनसे सुर और संगीत की बातें करेंगे और गाने भी सुनेंगे। तो उस्मान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और यासिर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। मैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? मैम, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए कि कैसे स्टार्ट किया आपने इस जर्नी को, किससे सीखा? मैम, स्टार्ट से स्कूल टाइम से ही शौक था इस चीज़ का। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बात यही होती है कि गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है आवाज़। तो स्कूल में तो आपको पता है स्टार्ट नातों से ही होता है, तो नातें पढ़ते थे। ठीक है, बाद मतलब में शौक था बचपन से ही आपको? हाँ, बचपन से ही शौक था स्कूल टाइम से। उसके बाद फिर जब मतलब कि गानों का शौक हुआ तो फिर ये भी माइंड में आया कि यार चीज़ सीखनी चाहिए। तो फिर सीखा। फिर मैं सीखा था अलहमरा में उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब से। ओके, उनसे ठीक है। क्लासेस ले। तो इस तरह फिर तो रेगुलर। कितने साल हो गए अभी आपको गाते हुए या सीखते हुए? सीखते हुए तो हो गए 4 साल। ठीक है। और गाते हुए तो बचपन से गा रहे हैं, 10-15 साल तो हो गए। ठीक है। इस तरह। तो ये आपका इस तरह अब आपने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर लिया अब मैंने है। प्रोफेशनल, मैं कहता हूँ कि मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अभी आप हमें कौन सा पहला गाना सुनाने वाले हैं आप दोनों? फर्स्ट सॉन्ग आतिफ असलम, अच्छा, उनका जो आया रिसेंट आया रफ्ता रफ्ता, वो मैं सुनाऊंगा। जरूर जरूर। ठीक है। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, तू ही तू हर सू, तू ही तू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू ही तू हर सू, तू ही तू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, कदमां च तेरे असी तलियां बिछाइए, नैन नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए, नैन नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए, उसने निगाह से किया सलाम है, उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है, थम गया ये समा होश है लापता
तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। जनाब क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। आपने भी आज बहुत अच्छा गिटार बजाया और उस्मान आपकी भी बहुत अच्छी आवाज है। जॉनरा कौन सा पसंद है ज्यादा, कौन सा लाइक करते हो गाना? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, अच्छा। पॉप। इसकी तरफ ज्यादा आप फर्स्ट आपको पता है जब सीखे भी थे ना तो क्लासिकल से ही सीखे थे। ठीक है, लेकिन फेवरेट सिंगर कौन सा जिसको बहुत ज्यादा सुनते हो और उसकी तरह फेवरेट सिंगर तो पाकिस्तानी काफी हैं। बाकी उस्ताद नुसरत अली खान साहब, ठीक है, फर्स्ट उनको ज्यादा सुना था। उसके बाद शफकत मानत अली खान साहब, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान साहब, उस्ताद फाकत अली खान साहब की आपने बात कर ली तो मेरे ख्याल से उनका गाना भी तो बनता है ना, ऐसे थोड़ी बात हो जाएगी। उनका गाना भी सुना दे फिर हमें कोई। जरूर। आंखों के सागर। आंखों के सागर जरूर, चलें जी। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें पलकों को ऐसे, पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले आँखों के सागर। तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के सागर। क्या बात है जनाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, लिटरली बहुत अच्छी आवाज़ है उस्मान आपकी। तो कितनी देर प्रैक्टिस करते हो रोज़ाना, कितना रियाज करना पड़ता है इसके लिए आपको? मैं रोजाना कम से कम 1 घंटा। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी पड़ती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो कितनी है, मतलब टैलेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, यंगस्टर्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में इस फील्ड में आगे जाने के लिए क्या? मैम काफ़ी कम है। क्यों? काफ़ी कम है क्योंकि क्या लगता है आपको? पाकिस्तान में मतलब टैलेंट तो काफ़ी है जो आपने भी कहा, मगर प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं हैं। क्योंकि इधर मतलब सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहे हर चैनल पे, हर चैनल पे। तो जो भी हमारे मतलब टैलेंटेड लोग हैं उनको गाइड करने के लिए हमारे इतने इतने अच्छे सिंगर्स हैं जो एज अ जज बैठे हैं, उनको सेलेक्ट करें। तो मतलब काफ़ी अच्छे सिंगर्स, अच्छे डांसर, अच्छे म्यूजिशियंस पाकिस्तान में से निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से हमें बताइए कि उसने कितना आप लोगों को मतलब ताउन किया, आपकी हेल्प की है कि आप वहाँ पर जाके अपना टैलेंट शो करवा सकते हैं? यस, ये तो है मैम, सोशल मीडिया ही है सारा। यहाँ तो ये है कि जिस तरह मतलब कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, यही चीज़ें चल रही हैं, आपको भी पता चला। तो इसी से ही है सारा कि आप इस पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। मगर ये भी है कि आपका ऑफिशियल भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। आप किसी मतलब हमारे जो हैं
वही कि शफकत मातली हाँ साहब ऑफिशियल आपने कोई गाना बनाया हो या गाया हो? जी मैंने फर्स्ट किया हुआ है। अभी आ रहा है आपका? नहीं फर्स्ट हो गया, सेकंड आना है। फर्स्ट तो कर ठीक है, ठीक है। और मुझे यासिर आपसे मुझे बात करनी है, बहुत अच्छा गिटार आप बजा रहे हैं, कब से बजा रहे हैं? दूसरा, अगर बहुत से लोग जो गिटार सीखना चाहते हैं तो उनको क्या आप टिप्स देंगे, किस तरह वो गिटार सीख सकते हैं? हाँ मैम, मेरे जो टीचर हैं वो हैं सजाद ताफू साहब। ठीक है। अलहमरा में मैंने उनसे क्लासेस ली हैं। ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस है, वो मेजर कॉर्ड्स हैं वो आपको, हाँ एक तो लीड में चला जाता है और एक कॉर्ड्स में चला जाता है। मैं ज़रा कॉर्ड्स प्ले करता हूँ, इसलिए फिर मैं ज़्यादा टिप्स दे नहीं सकता। तो आपको कितने साल हो गए हैं गिटार बजाते हुए? हाँ मुझे मैम रिसेंटली मैंने कोई 2-1 साल हो गए शुरू किया। कोई लॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, मतलब आपको भी शौक था गिटार बजाने का और आपको सिंगिंग करने का शौक था, और वो आप लोगों ने मिलकर जो है उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ठीक है जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। 2 यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान इस्माइल और मिर्जा यासिर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इजाजत देनी है।